ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुजानगढ़ के राजकीय सुजला महाविद्यालय में निर्माणाधीन कमरों और हॉल की छत घटिया निर्माण एवं ठेकेदार की लापरवाही के चलते ढह गई, जबकि इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण में लापरवाही होने के कारण छत को गिराने का निर्णय विभाग ने लिया है। महाविद्यालय में प्रथम तल पर कमरा नंबर 21 और 22 के ऊपर कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 19,33,000 रुपये प्रस्तावित है। इसी की छत निर्माणाधीन होने के बीच ही रविवार को ढह गई। कुछ टाइम पहले सुजानगढ़ से जसवंतगढ़ जा रहा था किसी काम से, तो उधर से निकला तो सुजला कॉलेज है, यहाँ सुजानगढ़ से निकलते तो वहाँ देखा तो एक सुजला कॉलेज के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उसमें देखा तो ऊपर जो तड़ा है निर्माण का उसको वो धंसा हुआ पड़ा था। तो मैंने देखा भाई ये निर्माण धंसा कैसे है, तो मैंने पता लगाया तो कहा कि ये निर्माण घटिया सामग्री से बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ करते हुए जो विकास फंड का पैसा है उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन के इसकी निर्माण है जो भी है वो विकास का फंड के जो पैसे हैं उसको जांच करवाए जाए और उसकी कॉलेज का जो भी फंड है उसका सदुपयोग हो, बच्चों के कार्य में उपयोग किया जाए। टोंक शहर के कंपू इलाके में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुभाष सनो बंसीलाल जी अग्रवाल हैं, स्वर्गीय बंसीलाल जी अग्रवाल के लड़के हैं सुभाष जी। इन्होंने आज सुबह अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके माता ने रिपोर्ट दी है और नियमानुसार मार्ग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लाश अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल आ गई। प्रथम दृष्टया क्या मामला समझ आया? प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला ही लग रहा है। उनकी माता ने अपने बयान दिए हैं कि ये चाय बनाने के लिए मैं नीचे आई थी, उसके बाद ऊपर उन्होंने नाल पे जाके और आत्महत्या कर ली। जैसे मेरे को पता चला तो ये नीचे ले आए थे उसको, फांसी फंदा उसकी माँ ने काट दिया था और माँ भी क्या बेचारी वैसे कम सुनती है, यूँ करती है कि मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। तो सर वो दूध लेने गई थी। इनको कब पता लगा? इनको करीब आधे घंटे पहले को दूध लेने गई थी और दूध बना के वो चले गए ऊपर के मैं नहा आता हूँ। और नहाने के बाद में जैसे ये चाय बनो के उसको देखने गई तो फांसी के फंदे पे झूला हुआ था। अलवर जिले के बहरोड पुलिस थाने में बहरोड व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत यादव के छोटे बेटे व्यापारी विक्रम यादव की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरोड पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक युवक विक्रम सिंह सरकारी स्कूल के सामने यादव बुक डिपो के नाम से दुकान संचालित करता था और उसकी रहस्यमयी मौत से हर कोई हैरान है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर मुआयना करके साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। जरिए टेलीफोन में थाने पे सूचना मिली थी कि साहब ऐसे ऐसे कोई मौत होगी, उसके घर वाले इसमें अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ संदिग्ध लग रहा है। जिन्होंने फ़ोन किया था एसएसओ पक्ष वालों ने फ़ोन किया था। सूचना पे मैं एसएचओ को लेके वहाँ पहुँचा, देखा तो संदिग्ध लग रहा था, गले पे निशान थे, इंजरी है सर के पीछे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतक के पिता, मृतक का नाम विक्रम है, विक्रम के पिता ने बलवंत यादव ने एफआईआर दी है 302 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मौके पर टाइगर साहब भी पधारे थे, टाइगर साहब ने भी मौका मुआयना किया है और अग्रिम जो भी कार्रवाई हमें करनी है उसके दिशा निर्देश दिए। और अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर 50 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र गुर्जर का आरोप है कि धरने के 50 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र गुर्जर आवारा पशुओं के संरक्षण, अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। कोटा में परिजनों द्वारा शादी का दबाव बनाया तो नाबालिग ने घर छोड़कर रिश्तेदार के घर रहने चली गई। दरअसल नाबालिग बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में संयुक्त परिवार में रहती है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। बालिका ने 11वीं तक पढ़ाई की है और उसके परिजन जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, लिहाजा वो घर छोड़कर चली गई थी।
वहीं इस मामले को लेकर पिता ने बोरखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। किया गया है। एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका मेरे समक्ष रात को प्रस्तुत की गई, जिसको राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, किंतु माता पिता उसका विवाह करवाना चाहते हैं। विवाह के दबाव के चलते ही 28 फरवरी को वो घर से बिना किसी को बताए गुस्से में निकल गई और 4 मार्च को दस्तयाब किया गया, जिसको शेल्टर किया गया है। बालिका अभी शादी करना नहीं चाहती है, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। शेल्टर किया गया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर 28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई और इस बार काफ़ी कलेक्टर महोदय ने सभी संस्थाओं की सभी लोगों से राय भी ली और इस भव्य आयोजन के लिए अच्छी चर्चा हुई है और इस थार महोत्सव को इस बार भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। थार महोत्सव की तैयारियों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है जयपुर से। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जयपुर आएंगी। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी जयपुर आज आने वाली हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जयपुर रहेंगी। निजी यात्रा पर जयपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। महिला दिवस संबंधी कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती हैं। 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में चर्चा इस दौरान हो सकती है। कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी को लेकर भी चर्चा संभव। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को लेकर की उम्मीद है, जिसको लेकर चर्चा होगी। राजस्थान में भी इन राज्यों के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की जा सकती है। कांग्रेस के लिहाज से बाड़ाबंदी के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त प्रदेश है। ये पिछले भी कई बार हम देख चुके हैं चुनाव में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खास आला कमान का खास भरोसा है, विश्वास है। पूर्व में भी कई राज्यों के लिए राजस्थान में बाड़ाबंदी हो चुकी है। दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कार्यक्रम प्रियंका गांधी का, कब पहुंच रही हैं जयपुर, क्या जानकारी? सुमित, देखिए, प्रियंका गांधी का 1:50 पर पहुंचने का कार्यक्रम है जयपुर एयरपोर्ट और उसके बाद एक होटल में जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि निजी यात्रा पर प्रियंका गांधी आ रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि महिला दिवस संबंधी कार्यक्रम है किसी एनजीओ का, उसमें वो शामिल होंगी और कल सुबह तक यहाँ पर रुकेंगी। कल सुबह 8 बजे वो रवाना होंगी लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर रखा गया है महिला दिवस के अवसर पर। जी, प्रियंका गांधी जो जयपुर आ रही है उसके कुछ राजनीतिक मायनों से भी जोड़कर उसे देखा जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं 10 मार्च को और उससे पहले कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ाबंदी की जा सकती है बड़े स्तर पर। खासतौर से 3-4 राज्यों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है कांग्रेस को। उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, वहां पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में है। तो कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी हैं रिजल्ट आने के बाद उन्हें जोड़ तोड़ से बचाने के लिए उनकी जो है बाड़ाबंदी कर सकती है और ये माना जा रहा है कि राजस्थान में ही बाड़ाबंदी की जाएगी। कम से कम
पंजाब और उत्तराखंड के जो प्रत्याशी हैं उनको राजस्थान लाया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज मिल सकती है मुख्यमंत्री से और ये चर्चा कर सकती है कि किस तरीके से विधायकों को, जो प्रत्याशी हैं उनको जोड़ तोड़ से बचाया जाए। तो राजस्थान क्योंकि सबसे मुफीद राज्य है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए, पहले भी सफल बाड़ेबंदियां की है। इस तरह की जब स्थितियां आई, जब कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि जोड़ तोड़ हो सकती है, तो राजस्थान में ही प्रत्याशियों को लाया गया था, चाहे वो असम के प्रत्याशी हों, चाहे वो गुजरात के हों, कर्नाटक के हों, महाराष्ट्र के हों, तमाम जगहों के जो प्रत्याशी उनको जो है राजस्थान लाकर महफूज रखा गया था। और जब एन वक्त पर जब वोटिंग की बारी आती है तब उनको ले जाया जाता है वोटिंग के लिए। तो इस बार भी यही कुछ देखने को मिल सकता है। आज कल में जो है वो, क्योंकि आज अंतिम चरण की वोटिंग है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज कल में प्रत्याशियों का यहाँ पहुंचना शुरू हो सकता है और उन्हें ये माना जा रहा है कि जयपुर के साथ ही कुछ और शहरों में भी ठहराया जा सकता है, जिस तरह का इनपुट आ रहा है हमारे पास में। लेकिन कोई आधिकारिक चीजें नहीं है और बाड़ेबंदी की जो तैयारी है वो जरूर है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड पर 3 होटल जो है वहां पर बाड़ेबंदी की जा सकती है। तो आजकल में जो है प्रत्याशी पहुंचना माना जा रहा है कि वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद वो फिर यहाँ से एक साथ उनको ले जाया जाएगा वोटिंग करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बूंदी दौरे पर रहेंगी। केशवराय पाटन के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। कल भगवान केशव के दर्शन कर अपने जन्मदिन मनाएंगी। राजे दर्शन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगी। देव दर्शन यात्रा के दूसरे फेज का आगाज भी किया जाएगा। चंबल नदी को चुनरी चढ़ाकर दीपदान भी वसुंधरा राजे करेंगी। 9 मार्च की सुबह जैन मंदिर की आरती में भी शामिल होंगी। 21 पंडितों के साथ भगवान की पूजा कर जयपुर प्रस्थान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च को जन्मदिन रहता है, महिला दिवस के दिन वसुंधरा राजे का, और कल उनका जन्मदिन है। तो कल बूंदी दौरे पर रहेंगी। भगवान केशव के दर्शन कर अपना जन्मदिन मनाएंगी वसुंधरा राजे। दर्शन के बाद एक बड़ी जनसभा को, विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी और देव दर्शन यात्रा के दूसरे फेज का भी आगाज पूर्व मुख्यमंत्री करेंगी। बात बजट सत्र की। विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में आज बड़ा मुद्दा गूंजेगा। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। अल्पसंख्यक मामलों और सोलर प्लांट से जुड़े विभागों पर बहस होगी। विधानसभा का बजट सत्र। आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। अल्पसंख्यक मामलों और सोलर प्लांट से जुड़े विभागों पर बहस होगी। आज से अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू होगी। पहले दिन शिक्षा, कला एवं संस्कृति की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अनुदान पारित होंगे। जनता की आवाज को समझकर, जनता के दर्द को समझकर वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उठाए। आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी का एक बात तो फुल प्रूफ हो गया कि रीट के मामले पर बीजेपी ने जिस तरह से झूठ बोला वो फेल हो गई, बैकआउट कर गए बीजेपी के लोग, क्योंकि बीजेपी साबित ही नहीं कर पाई सदन में। बीजेपी जो घोटालों के आरोप लगाती है, एक भी घोटाला बीजेपी साबित नहीं कर पाई। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप बयान देते हैं, बयान देने के बाद जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा नियम कायदे कानून से चलती है। इन्हीं बीजेपी के जो पुराने नेता थे भैरू सिंह जी शेखावत, जब वो कोई इश्यू क्रिएट करते थे तो सदन में पूरे दस्तावेज लेकर आते थे और उसके बाद टेबल करते थे, फिर डिस्कस होती थी, उस पर फैसले हो जाते थे। लेकिन अब वो बीजेपी में पैनी धार खत्म हो गई, क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग गए। 25 एमपी जो इनके जीत कर गए वो फेल हो गए। 25 एमपी कुछ नहीं कर पाए। कोरोना संकट में ही बीजेपी के नेता कहीं नजर नहीं आए। मैं खुद कोरोना संकट में आईसीयू में जाकर मरीजों से मिलता था। खुद मुख्यमंत्री मैदान में थे, पूरी सरकार मैदान में थी, लेकिन विपक्ष गायब था। जब संकट की घड़ी होती है तब सरकार का पता चलता है। यूक्रेन संकट आया, आप आश्चर्य करेंगे, यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या भारत सरकार की कूटनीतिक फेल्यूरनेस नहीं है ये? आज के 6 महीने पहले बाकी देशों के लोगों ने अपने स्टूडेंट को निकाल लिया यूक्रेन से।
आप भी हवाई जहाज लगाते हैं पूरे, आप तो उनको कह रहे थे डबल किराया दे के भी बेचारे नहीं आ पा रहे थे बच्चे। बाद में आज जब राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया पूरा खर्चा, तब आप जागे, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। 2-3 बच्चों की डेथ हो गई और माफी मांगकर आपको यूक्रेन संकट में जो बच्चे फंस गए उसके लिए तो हमारी एम्बेसी जिम्मेदार है, एम्बेसी और भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार को उन बच्चों को निकाल कर लाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। विपक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन विपक्ष मुद्दों के साथ, सबूतों के साथ कोई भी आरोप टेबल करके साबित नहीं कर सकता। ये मेरी खुली चुनौती है विपक्ष से। इस सदन में जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए वो सब खारिज कर हो गए, क्योंकि वो झूठे थे और झूठ के कभी पांव नहीं होते। जो लोग असत्य बोलते हैं वो सत्य के रास्ते पर चल नहीं सकते। बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी के आपस में टकराव है, अंदर बीजेपी बिखरी हुई है। बीजेपी का एक नेता जो मुद्दा उठाता है तो दूसरा नेता उस मुद्दे का विरोध करता है, क्योंकि बीजेपी संगठित होकर डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उनको फ्लोर मैनेजमेंट कैसे चलना है। बीजेपी विपक्ष में फेल हो गई। पहले, आज के 3 साल पहले बीजेपी ने जो टैक्स लगाए, हमने 1 भी रुपया कर नहीं लगाया, 1 रुपया। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री हो गया है। 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज फ्री। और बड़ा काम, रोजगार गारंटी कानून, शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी। इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलिए, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है। जो इन्होंने मुद्दे उठाए, में मेरी फिर चुनौती है, आप वो मुद्दे उठाने में फेल हो गए और मुद्दों में सबूत टेबल करने में आप फेल हो गए। इसलिए बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है। बीजेपी विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं कर पा रही और बीजेपी का टोटली पार्टी का एक्शन फेल है। चलिए, दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, आज कार्यवाही, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अनुदान मांगों पर चर्चा, क्या कुछ रहने वाला है आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान? सही करती है उसको स्वीकार कर दिया। इसके अंदर कांग्रेस के सदस्यों को, कांग्रेस के नेताओं को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मुखरता के लिए हमेशा से प्रतिष्ठित भी रहा है और मुखरता के साथ अपनी बात को कहता भी, तो स्पष्टवादी व्यक्ति की तो विधानसभा की कार्यवाही। अभी देखिए, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा के बाहर से पत्रकारों से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बीजेपी जो भी मुद्दे उठाती है, विरोध करता है विपक्ष, वो आधारहीन विरोध होता है उनका। जो यूक्रेन से लोगों को लाया गया उसमें भी केंद्र सरकार असफल रही, आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार पर प्रताप सिंह खाचरियावास। और पक्ष विपक्ष का ये काम भी रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, और प्रताप सिंह खाचरियावास भी वही कर रहे थे। हालांकि वहाँ से सभी छात्रों को कोशिश रही सुरक्षित लाने की। तो आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे विधानसभा की कार्रवाई में। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर 28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई और इस बार काफ़ी कलेक्टर महोदय ने सभी संस्थाओं की, सभी लोगों से राय भी ली और इस भव्य आयोजन के लिए अच्छी चर्चा हुई है और इस थार महोत्सव को इस बार भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। थार महोत्सव की तैयारियों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बैठक कर थार महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। नगर परिषद सभापति दिलीप माली और साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तांतेड़ के मुताबिक 10 साल बाद फिर से थार महोत्सव का आगाज 28 मार्च से किया जाएगा।
इस बार एक शानदार पहल करते हुए 2013 से जो थार महोत्सव बंद था उसे आज चालू करने का एक शानदार निर्णय किया गया है। आज पूरे ज़िले के लोग यहाँ शामिल थे और सभी लोगों ने 3 दिवसीय प्रोग्राम को तय किया है और मेरा मानना है कि ये हमारा थार महोत्सव और उसके साथ में राजस्थान दिवस जिला प्रशासन की ओर से और बाकी सभी लोगों के सहयोग से बहुत ही शानदार कामयाबी की अग्रसर होगा। थार महोत्सव की शुरुआत 28 मार्च ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी में सीएम कैंडिडेट को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। गुलाब चंद कटारिया को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग रखी। पार्टी के कई नेताओं ने इस बात का समर्थन भी किया। बीजेपी शहर जिला इकाई की ओर से पार्टी की हृदय संपर्क डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। डायरेक्टरी का विमोचन शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी की इस हृदय संपर्क पुस्तिका में जनसंघ से लेकर अब तक के पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर शहर जिला के बूथ अध्यक्ष तक के तमाम पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने एक बार फिर मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की वकालत की है, जिसका वहां मौजूद तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हृदय संपर्क डायरेक्टरी तैयार करने पर पार्टी पदाधिकारियों के इस प्रयास की सराहना की। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमने कोशिश की पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों का योगदान रहा पार्टी में, उन सब लोगों को इस हमारी जो डायरेक्टरी बनी है इसमें समाहित करने का सबसे बड़ा जो है इसका जो नाम जो चयन किया है उसके लिए वास्तव में मैं इस सारी समिति को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हृदय संपर्क इस डायरेक्टरी का नाम दिया है। इसका मतलब हम प्रत्येक कार्यकर्ता को दिल से प्यार करें और दिल से प्यार दें। यूक्रेन से छात्रों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। रोजाना भारतीय छात्रों का दल ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लौट रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अब तक 800 से ज्यादा छात्र घर पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट से राजस्थान हाउस तक डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 5 छात्र दिल्ली पहुंचे और उन्हें घर भेज दिया है। और अब हमने एक इनोवेशन और करके QR कोड सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें उतरते ही प्लेन से वो स्टूडेंट अपना कोड स्कैन करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपने आप आ जाएगी, ताकि उनका सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो। और जब तक वो इमिग्रेशन से पहुँचे नीचे, उनका नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट उनको तैयार मिले। और मेडिकल सुविधा भी, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि कई बच्चे और गर्ल्स स्टूडेंट खासतौर से थोड़ा टायर्ड होकर आती हैं और उनको मेडिकल भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दी हैं और उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहा है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि सूमी में जो हमारे स्टूडेंट्स स्टक हैं वो एक लॉट लास्ट सक्सेसफुली और सेफली निकल जाए, जिसके लिए हम लोग लगातार MEA के संपर्क में हैं कि इस बार उनको अपने सुपरविजन में, अपने कोऑर्डिनेशन से, एम्बेसी के ऑफिशियल्स के गाइडेंस में उनको बसों में बैठाया जाए और उनको पैदल ना चलना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, छात्र इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। जिस चीज़ के लिए, जिस डिग्री के लिए छात्र अपना देश छोड़ के दूसरी जगह गए थे अपना भविष्य बनाने के लिए, आज उस पर संकट आ गया है। और आज हमारी सबसे पहले ये प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। उनकी जो पढ़ाई अधूरी रहेगी, उनकी डिग्री जो अधूरी रहेगी, उसको तुरंत पूरा किया जाए। और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो है कल तक शायद लास्ट उनका ये अभियान ऑपरेशन गंगा शायद कल रात तक या परसों तक कंप्लीट हो जाए।
तो मैं समझता हूँ कि एक मिलकर के हम सब लोगों ने एक सब बच्चों को यहाँ सुरक्षित पहुँचाया। और राजस्थान सरकार का आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खबर लेते हैं, वही किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और बीइंग ए टीम मेंबर मैं ये कह सकता हूँ हमारे मंत्रीगण तीनों भी, और कल राजेंद्र यादव जी भी आ गए थे, कोऑर्डिनेट करते हुए अच्छी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। अब तो डिजिटल सिस्टम भी हमने लागू कर दिया, तो डिजिटल फॉर्म बच्चे भरे, सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाए, जिससे कि उनकी बुकिंग है, एयर बुकिंग है, ट्रेन की बुकिंग है, बसेस की बुकिंग है, तुरंत ही परेशानी ना हो और उनको अपने घर तक पहुंचाया जा सके। कोटा में हाड़ौती के किसान अब औषधि वनस्पति की ओर रुख करने लगे हैं। कोटा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कैथून रोड पर किसान शतावर की खेती कर रहे हैं। शतावर औषधीय फसलों में प्रमुख वनस्पति है। 18 महीने पहले शतावर को रोपित किया गया था। अब इसकी खुदाई का कार्य चल रहा है। केंद्र के शोधकर्ता डॉक्टर पवन के टांक ने बताया कि शतावर का प्रति बीघा 150 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जो हाड़ौती के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन हाड़ौती के किसानों का भाग्य बदल सकता है। हमारी टीम पिछले कई वर्षों से भिन्न भिन्न फसलों पर काम कर रही है। औषधीय फसलों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में शतावर की फसल का जो खुदाई का काम चल रहा है और इसका जो उत्पादन देख के हमें बहुत खुशी हुई और हमें लग रहा है कि ये हाड़ौती के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हाड़ौती के किसानों को शतावर भी मालामाल कर सकती है। की खेती या तो मैदानी इलाकों में होती है या ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन हाड़ौती की जमीन पर भी शतावर हो सकता है, ये प्रयोगों ने साबित किया है। देश भर के अंदर विभिन्न जो दवाइयां बनती है उनमें करीबन 500 टन शतावर की आवश्यकता रहती है देश में। ऐसे में अगर हाड़ौती क्षेत्र के किसान शतावर की खेती करने लगते हैं तो निश्चित रूप से मालामाल हो सकते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त राजधानी जयपुर में लेपर्ड सफारी के लिए झालाना जंगल पहुंचे। झालाना पहुंचकर संजय दत्त काफी उत्साहित नजर आए। जंगल पहुंचते ही उन्हें 2 लेपर्ड एक साथ नजर आए। बहादुर और नथवाली फीमेल को देख संजय दत्त काफी रोमांचित हो गए। फिल्म वितरक राज बंसल और लेपर्ड एक्सपर्ट धीरेन्द्र गोधा के साथ ही धीरज कपूर उनके साथ थे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि जयपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनके पास झालाना जैसा जंगल है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण को लेकर कहा कि हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। संजय दत्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। संजय दत्त जयपुर में है। झालाना लेपर्ड सफारी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकायदा बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें न सिर्फ साइटिंग होती है, बाकायदा मैटिंग के भी नज़ारे देखते हैं। खूबसूरत नज़ारों को, कंजर्वेशन के तरीके को, तमाम चीज़ों को सर आपने देखा, कैसा लग रहा है जयपुर में आकर और जयपुर में ये नज़ारे देखकर? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राज का, जितने भी अपने भाई हैं यहाँ जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बहुत सुना था ये एरिया के बारे में और देखकर इतना अच्छा लगा। इतना ब्यूटीफुल एरिया जयपुर पीछे दिख रहा है और उसके बीच मतलब कि लेपर्ड साइटिंग हो रही है। एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी लकी थे आज कि हम लोग ने लेपर्ड मीटिंग देखा और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहादुर है ना वो, बहादुर और नथवाली हाँ। आपके कई पहलुओं को लेकर के चर्चा होती है, पर कंजर्वेशन को लेकर के इतनी बारीक जानकारी, कई चीज़ें आपसे सुनी, बहुत हैरान हुआ मैं भी। आप क्या नज़रिया रखते हैं इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हमारी गवर्नमेंट थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स इज़ इंडिया। हमें जहाँ टाइगर दिखता है वहाँ दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं जहाँ टाइगर दिखे। और जिस जो हिसाब से यहाँ साइटिंग है इतने छोटे एरिया में, टू सी सो मेनी लेपर्ड्स, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग यू नो। एंड रणथंबोर है, अभी पेंच है, ताड़ोवा है, यू नो, कान्हा केसली है, यू नो। तो दीज एरियाज आर ब्यूटीफुल। इनको थोड़ा डेवलप किया जाए एंड थोड़ा कंजर्वेशन, थोड़ा एंटी पोचिंग ये सब करें तो इट कैन बी ब्यूटीफुल। तब आपने दौड़ जब मूवी बन रही थी तब रणथंबोर के काफ़ी नज़दीक आप रहे, आपने उस दौरान भी टाइगर कंजर्वेशन को काफ़ी वेटेज दिया। जो झालाना में आपने मैटिंग देखी, क्या लेपर्ड्स इस तरह से इजीली कहीं लगा आपको कि इतने आसानी से और इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं? जितना मेरी जानकारी है लेपर्ड नॉक्टर्नल जानवर है और बहुत शाय जानवर है, लेकिन अगर डे में ऐसी साइटिंग
अगर हो रही है यहाँ पे तो इट्स कमेंडेबल। ये तो मैंने सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जहाँ लेपर्ड साइटिंग डे में हुई है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कैमल फेस्टिवल के पहले दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। नख शिखर तक सजे और ढोल की थाप पर थिरकते ऊंटों ने सबका मन मोह लिया। इन रेगिस्तान के जहाजों ने अपने हैरत अंगेज करतब से पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। इसके अलावा पहले दिन ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़, ऊंट फर कटिंग और मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। मिस मरवण प्रतियोगिता में युवतियों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा और राजस्थानी गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। वहीं मिस्टर बीकाना में रौबीले युवाओं ने सभी का मन मोह लिया। होली के साथ ही फागोत्सव को लेकर हो रहे कार्यक्रमों में धमाल की धूम मचने लगी है। चूरू के सफेद घंटाघर पर लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम फाग उत्सव 2022 का आयोजन हुआ, जहां चंग, नगाड़े की थाप और बांसुरी की सुरीली तान के साथ कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कलाकारों की शानदार धुनों पर उनके साथ राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज भी थिरकने को मजबूर हो गई। रेहाना रियाज ने चंग की थाप पर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतुल पारख ने सभी का आभार जताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पुतिन से आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। थोड़ी देर में जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर यह बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पुतिन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। दोपहर में आज ये बात हो सकती है। वहीं जेलेंस्की से भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू को लेकर यह बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर, यूक्रेन में भारतीयों के फंसे होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट ले रहे हैं और वहां से भारतीयों के, भारतीय छात्रों के रेस्क्यू को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब इसी रेस्क्यू को लेकर, भारतीय छात्रों के, भारतीयों के वतन वापसी को लेकर, भारत वापसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और जेलेंस्की से बात कर सकते हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक छात्र की, हर एक व्यक्ति की, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील और इसी को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम छात्रों को लाया जा रहा है और अब वहां पर कुछ ही छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें 1 या 2 ऑपरेशन गंगा के तहत 1 या 2 और फेरों में वापस लाया जाएगा। टोंक जिले के देवली में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में फागोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर शिव पंचायत की झांकी सजाई गई, साथ ही राधा कृष्ण रूप छोटे छोटे बच्चों को सजाया गया। फागोत्सव में महिलाओं ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा भी की। इसके बाद आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।